साथियों, ये बहुजन मुक्ति पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा 8 जुलाई 2021 जो कि बनारस जिले के सारनाथ की पवित्र भूमि से प्रारंभ की गई और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और 403 विधानसभाओं तक यह परिवर्तन यात्रा जाने वाले हैं। यानी कि लगातार 7 महीने तक ये बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा चलेगी और 31 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश की राजधानी में इसका समापन किया जाएगा। और साथियों, ये बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय प्रवेंद्र प्रताप जी, और ये बहुजन मुक्ति पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य और मकसद लेकर के समाज के बीच में, जनता के बीच में, मूल निवासी बहुजन समाज के बीच में पहुंच रही है। क्योंकि साथियों, आज देश में हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो समाज के हित में, देश के हित में, मूल निवासी बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हो। क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सारा सिस्टम चौपट हो गया है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का जीवन जीना बहुत कठिन हो गया। महंगाई, अत्याचार और बलात्कार मानो उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसा आ गया हो। और साथियों, ये बहुजन मुक्ति पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। और व्यवस्था कैसे उत्पन्न की गई है? लाचारी की समस्या, बेगारी की समस्या, न्याय की समस्या, अत्याचार की समस्या, बलात्कार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, गरीबी की समस्या और भुखमरी की समस्या आज जैसी समस्याएं खड़ी हो रही। महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, एससी की पिटाई हो रही है, एसटी का सेग्रीगेशन करके उन्हें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। जो ओबीसी के लोग हैं उनके आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं। और जो मुसलमान भाई हैं, गाय के नाम पर और मां ब्लीचिंग के नाम पर उनकी आए दिन पिटाई हो रही है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब इस देश में और भाजपा की सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग त्रस्त हैं, तो उनको चुन कौन रहा है? उनको कौन चुन रहा है? उनको जनता नहीं चुन रही है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुन रही है। और नाजायज तरीके से सरकार बना करके नाजायज लोग नाजायज काम करने पर उतारो है। ओबीसी जो कि 52% है, 52% ओबीसी की संख्या है, लेकिन ये जो 52% ओबीसी है, ये आज का आंकड़ा नहीं है, ये 1931 का आंकड़ा है जो अंग्रेजों ने कराया था। यानी 1931 के बाद आज तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई। मंडल कमीशन 1980 में आई, मंडल कमीशन
कमीशन सही प्रकार से लागू न हो, इसके लिए कांग्रेस सरकार ने तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए और जिसकी वजह से 1981 से लेकर 1991 तक मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट की फाइलें थी वो सरकारी कार्यालयों में और दफ्तरों में धूल भागती रही और 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और क्या जजमेंट आता है कि 52% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। मेरा बादल नाम 52% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, लेकिन 27% आरक्षण मिलेगा। 27% आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन क्रीमी लेयर लगा के मिलेगा। साथियों, क्रीमी लेयर लगाने का परिणाम क्या हुआ कि आज वर्तमान में 28 साल 29 साल हो गए मंडल कमीशन आए हुए, ओबीसी के लोग सरकारी नौकरियों में मात्र 4.3% है। अगर आज वर्तमान में ओबीसी की जातीय भारी गिनती हो जाए और मंडल कमीशन सही प्रकार से लागू हो जाए तो 12 करोड़ ओबीसी के लोगों को एक झटके में नौकरी मिल सकती है। 12 करोड़ लोगों को एक झटके में नौकरी मिल सकती है, लेकिन सरकार कराना नहीं चाहती। देश में रहने वाले शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जानवरों की गिनती तो होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, तितलियों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती। 2014 के अंदर यही भाजपा के लोगों ने मुद्दा खड़ा किया और चेहरा सामने लाया मोदी का। मोदी ने कहा मैं ओबीसी का हूं, ओबीसी का आदमी हूं और हे भारत के वासियों, अगर मुझे चुनते हो, मेरी सरकार बनाते हो और मैं जब केंद्र तक पहुंचूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैं ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराऊंगा। ओबीसी के लोगों की संख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण देने का काम करूंगा। ओबीसी के ऊपर जो क्रीमी लेयर लगाया गया है उसको समाप्त करूंगा। हमारे ओबीसी के लोगों ने सोचा मांग रहा कि चलो अच्छी बात है, गलत नंबर, अगर एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारी सारी समस्याएं खत्म होगी। हमारे ओबीसी के लोग ओबीसी के नाम पर नामबंद हुए, चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आया, बहुजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बनी, पूर्ण बहुमत की, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने और जिन लोगों ने, हमारे ओबीसी के भाइयों ने 2014 के इलेक्शन के दौरान नामबंद हुए, हम उनको बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग ओबीसी के भाइयों को, लोगों को समझा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो आपके विरोध में काम कर रही है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे रहे हो? तो हमारे लोगों ने कहा, ओबीसी के भाइयों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, उनको वोट दे रहा। यानी ओबीसी के नाम पर हमारे समाज के लोगों को धोखा मिला। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख करके दिया और क्या लिखा? ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा लिख करके दिया कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए। यानी कांग्रेस ने भी हमारे साथ धोखेबाजी की और वर्तमान में बीजेपी भी धोखेबाजी कर रहा है। ओबीसी के कंधों पर बंदूक रख करके गोलियां चला रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। 2014 के इलेक्शन में ओबीसी का इस्तेमाल किया गया और 2017 के इलेक्शन में भी ओबीसी का इस्तेमाल किया। कैसे किया? 2017 के इलेक्शन के अंदर चेहरा मारा किसका? केशव प्रसाद मौर्य जी का। सर और उनको लालच दिया कि अपने जाति के लोगों को इकट्ठा करो, उनका वोट हासिल करो, और जब उनका वोट हासिल
हासिल कर लोगे तो हम तुम्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। पूरा उनको लालच दिया। अब केशव जी ने पूरे ओबीसी के भाइयों के बीच में घूम घूम करके उनको इकट्ठा करने का काम किया और हमारे लोगों ने सोचा अच्छी बात है, हमारे समाज का आदमी है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारी समस्या हल हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा। साथियों, केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने का वो सपना दिखाया। चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आया, केशव प्रसाद मौर्य तो जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया और उसे कहा गया कि अब बताओ मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। इतना सुनते ही केशव प्रसाद मौर्य जी को हटाया जाता है, उनको दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। केशव प्रसाद मौर्य को क्या बनाया? उप मुख्यमंत्री बनाया। उप का मतलब समझते हो क्या होता है? उप का मतलब होता है चुप। उप का मतलब होता है चुप। जैसे गांव में ग्राम प्रधान होते हैं और ग्राम प्रधान के नीचे उप प्रधान होते हैं, उप प्रधान की कोई औकात नहीं होती। प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं, भाजपा के लोग हर जाति के अंदर एक लीडर पैदा करते हैं, हर जाति के अंदर, और वो लीडर समाज में घूम घूम कर समाज के लोगों को इकट्ठा करता है, नेतागिरी करता है, समाज उनके पीछे जाता है जाति के नाम पर। और जब वो सत्ता तक पहुंचते हैं तो क्या करते हैं कि उनका व्यक्तिगत भला तो हो जाता है लेकिन समाज का भला नहीं होता है, समाज पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो नेता लोग हैं, जो दलाल और चमचे पीछे कुछ लोग पैदा हुए हैं, समाज में जो समाज के नाम पर समाज के साथ धोखेबाजी करने का काम कर रहे हैं, समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं, ऐसे धोखेबाजों और पिछले चमचों को लाइन में लगाने के लिए ही बहुजन मुक्ति पार्टी में परिवर्तन आता है। बहुजन मुक्ति पार्टी और साथियों, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था। और साथियों, जब बड़ा मंच होता है तो जो बड़े नेता होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जनता का अभिवादन करते हैं। ऐसा कार्यक्रम चल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मंच लगा हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य जी बगल में बैठे थे और बगल में कलराज मिश्रा बैठा था। केशव प्रसाद मौर्य जी ने गलती से कलराज मिश्रा का हाथ पकड़ लिया और कलराज मिश्रा ने केशव प्रसाद मौर्य का हाथ झटकते हुए कहा, दूर हटो, सूत्र हो सूत्र ही रहना, अपनी औकात में रहना, औकात से बाहर मत जाना। ये मैं बता नहीं रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ, ये वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। साथियों, स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है, इज्जत से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं होती। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को जरा सा भी उनके अंदर सम्मान होता, स्वाभिमान होता, तो उसी समय उस कुर्सी को लात मारने का काम करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? व्यक्तिगत स्वार्थ, उनका अपना भला हो रहा है, समाज से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। उमा भारती, विनय कटियार, केशव प्रसाद मौर्य, आप ओबीसी के लोग हो तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ओबीसी के लोगों को हक और अधिकार मिले, इसके लिए मुद्दा क्यों नहीं उठाते? नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि जिस दिन इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओबीसी के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी शुरू की, उनके मुद्दों को उठाने की बात की, इनके पिछवाड़े पर लात मार करके भगाने का काम किया जाएगा। आरएसएस के लोग करेंगे, आरएसएस के लोग करेंगे। केंद्र सरकार भी नहीं कराना चाहती। केंद्र सरकार को यह बात मालूम है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी
ओबीसी की लोग हैं। अगर हमने ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराई तो ओबीसी के लोगों को अपनी संख्या मालूम हो जाएगी, और यदि ओबीसी के लोगों को अपनी संख्या मालूम हो जाएगी तो अपनी संख्या के अनुपात में अपना अधिकार मांगने का काम करेंगे। विद्रोह हो जाएगा, नहीं करेंगे, नहीं करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को इस बात को समझना होगा। और इधर मनमोहन वैद्य क्या कह रहा है कि जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए, जाति आधारित आरक्षण से समाज में भी समता पैदा होती है। अरे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ मनमोहन वैद्य जी कि जातियां किसने बनाई? जातियां बना करके ऊंच ऊंच भेदभाव छुआ-छूत किसने किया? आदिवासियों का सेग्रीगेशन करके जंगलों में रहने के लिए मजबूर किसने किया? महिलाओं को 3,000-4,000 साल तक कठोर कानून बना करके घर की चहर दीवारी में रहने के लिए मजबूर किसने किया? तुम्हारे बाप ने किया, तुम्हारे बाप ने किया। और हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान के आधार पर हमें मौलिक अधिकार दिया। भारत में लोकतंत्र है तो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है तो आरक्षण है। आरक्षण तुम्हारे बाप की दी हुई जागीर नहीं है, हमारा मौलिक अधिकार है। मेरे भाइयों, हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा और समझ करके सही और गलत का निर्णय लेना होगा। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने निर्णय लिया कि आने वाले 22 में अगर आप जिस तरह से हमें जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा सा जन समर्थन मिल रहा है, अगर हमारा सरकार बनती है 2022 के अंदर तो हम साथियों ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएंगे और ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, इसके लिए हम मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा बनाएंगे और हम अधिकार बहाल करेंगे। मेरे भाइयों, हमें इस बात को समझना होगा। कांग्रेस और बीजेपी हमारे विरोध में काम कर रही है, लेकिन जो समाज की पार्टियां हैं वो भी हमारे विरोध में कार्यक्रम चला रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वो भी हमारे विरोध में काम कर रही है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर 22 के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी कह रही है कि अगर आप परशुराम की मूर्ति बनाते हो तो हम उससे भव्य मूर्ति परशुराम की बनाएंगे। 23 जुलाई से प्रबंध सम्मेलन करने का कार्यक्रम आपने अयोध्या से चलाया, सतीश चंद्र मिश्रा को इस काम पे लगाया। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं 15 अगस्त से शुरू करूंगा प्रबंध सम्मेलन और बलिया से प्रारंभ करूंगा। अरे समाज आपको इसलिए चुनता है क्या? इसलिए चुनता है कि मूर्तियां बनाओ, समाज के मुद्दों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? जिसने जो समाज आपको लीडर बनाता है, आपको सत्ता तक पहुंचता है और सत्ता तक पहुंचाने के बाद इसी समाज के साथ अन्याय अत्याचार करते हो, वो नहीं खोलते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे समाज के जो सांसद विधायक है वो हाई लेवल का गुलाम है, वो हाई लेवल का गुलाम है, वो समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, वो 3.5% लोगों की चमचा दलाली करना ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा पसंद करता है। तो वो नहीं खोलता, वो तभी खोलता है जब उस पर जमुआई आती है, अन्यथा वह चुप रहता है। साथियों, 21 जुलाई 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया था कि भारत की कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। इसके लिए आपको खुद आगे आना होगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप अपना हक और अधिकार मांग रहे हो, आप अपना हक और अधिकार मांग रहे हो, मांगने से भीख भी नहीं मिलता है, छीनना पड़ेगा। छीन कैसे सकते हो? एक बन करके, एक हो करके। साथियों, हमें इस बात को समझना होगा, बहन सुप्रीमो मायावती जी अपने आप को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी कहती है कि मैं सबसे बड़ी अम्बेडकरवादी हूं। 9 अगस्त 2018 को संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी, आपने बोलने का काम नहीं किया। उधर 10% समारोह को आरक्षण मिले, इसके लिए समर्थन
10% सवर्णों के आरक्षण की मांग क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा जो सवर्ण गरीब है उनके लिए मांग की जा रही है आर्थिक आधार पर, उनके लिए जो गरीब है। अरे भारत में कोई भी सवर्ण ऐसा नहीं है जो सड़क पर कटोरा लेकर के भी मांगता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ ऊंच नीच जाति पात भेदभाव छुआछूत किया जाता हो। दिखाई देता है कोई सवर्ण? नहीं दिखाई देता। हमारे लोग दिखते हैं। अगर देश में समानता है, लोकतंत्र है, तो वो भी सड़क पर दिखाई देना चाहिए भीख मांगते हुए। नहीं दिखता, नहीं दिखता। और नरेंद्र मोदी जी मुद्दा क्या उठाते हैं? नरेंद्र मोदी जी मुद्दा उठाते कि मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं फकीर हूं और मैं गरीब माँ का बेटा हूं और मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। ये जनता का मुद्दा है क्या? इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया। इमोशनल ब्लैकमेल, जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। 15 लाख रुपए देने का वादा किया। हमारे लोगों ने सोचा चलो बटन ही तो दबाना है, 15 लाख रुपए आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जनधन खाता खुलवाओ। हमारे समाज के लोगों ने अपने जेब से 1500 रुपए दे करके जनधन खाता खुलवाया और वो पैसा भी उनके पॉकेट में चला गया, उनके अकाउंट में चला गया। 15 लाख की जगह अगर 15 रुपए भी किसी के खाते में आया है तो हाथ उठाइए। आया? नहीं आया? आपने नोटबंदी का कार्यक्रम चलाया, हमारे लोगों को परेशान किया, भूखों मरने पर मजबूर किया, 8 बजे रात को आपने घोषणा किया। साथियों, आप लोगों को समझना होगा महंगाई चरम सीमा पर है। सबका साथ सबका विकास आपने करने का वादा किया, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो मिला लेकिन विकास कुछ ही लोगों का हुआ, बाकी समाज का सत्यानाश हुआ और हो रहा है। आज शिक्षा चौपट, शिक्षा खत्म। तो हमें इस बात को समझना होगा और ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को उछाड़ करके फेंकना होगा। मेरे भाइयों, बहुत विषम परिस्थिति इस देश में चल रही है, बहुत विषम परिस्थिति इस देश में चल रही है। आपके बच्चों को कटोरा दे करके भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है विद्यालयों के माध्यम से कि आने वाले समय में इन बच्चों को भीख मांगने में कोई शर्म ना आए। ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस देश से जो विषमता मूलक समाज है उसको उखाड़ करके फेंकना होगा, उखाड़ करके फेंकना होगा। और साथियों, मैं आप लोगों को बात कहना चाहती हूं, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। रात में जब आराम से बिस्तर पर लेटिएगा तो मंथन कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि ये बात सही है या गलत है। अगर गलत है तो बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ मत दीजिएगा, अगर सही है तो बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ और सहयोग करिएगा। 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में होते हैं वही पार्टी असली 85% मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी हो सकती है। क्या? नंबर 1, पार्टी 85% की होनी चाहिए, पार्टी 85% की होनी चाहिए। नंबर 2, नीचे से ऊपर तक के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी 85% के होने चाहिए। नंबर 3, नीतियां 85% के लिए होनी चाहिए, जो नीतियां बनाई जाए वो 85% के लिए ही बनाई जाए। और नंबर 4, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता और ताकत होनी चाहिए। ऐसा लीडर होना चाहिए समाज का, ऐसा लीडर होना चाहिए। मानव कांशीराम साहब ने बड़ी ही कठिनाइयों से, बड़े ही संघर्ष से और हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और बहन मायावती जी को समाज का लीडर बनाया। लेकिन उस समय जिन लोगों ने मेहनत की, संघर्ष किया, उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया, उनको दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया।
और साथियों, लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको आय से अधिक संपत्ति का डर ना हो, जेल जाने का डर ना हो। साथियों, हमें इस बात को समझना होगा, जिसे सीबीआई से ना डर हो, ऐसा वास्तविक लीडर होना चाहिए। लीडर नहीं होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। अरे सोनिया गांधी को हिंदी पढ़ना नहीं आता, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो रोमन में हिंदी लिख करके पढ़ती है। उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपकी कौन सी मजबूरी है कि 2012 के अंदर, 2012 इलेक्शन के अंदर आप मंच पर खड़ी होकर के इन्हीं ब्राह्मणों को गाली देती थी, मनुवादियों को पानी पी पी करके गाली देती थी। आज कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी हो गई है कि सामने पन्ना रख करके देख देख करके बोलती हूँ, एक भी शब्द बिना देखे बोलने वाली नहीं है। कौन सी ऐसी मजबूरी है? तो मजबूरी मैं बताती हूँ कि गलती से भी कहीं मनुआ शब्द ना आ जाए और सतीश चंद्र मिश्रा को बुरा लग जाए, इसका उनको भय है, इसका उनको डर है। अरे आपको डर हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के हमारे जो मूल निवासी भाई है, उनको कौन सा डर है, कौन सा खौफ है? लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को जेल जाने से डर नहीं है। संविधान को बचाने के लिए और स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अगर बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जेल जाना पड़े तो जेल जाने के लिए तैयार। जेल में डालो, हम जेल जा सकते हैं समाज के हित में। हमको किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, ऐसे अधिक संपत्ति का डर नहीं है, सीबीआई से डर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए बनाई गई है, जनता की पार्टी, जनता द्वारा और जनता के लिए। आप अगर किसी दूसरे के घर में रहते हो तो कभी भी आपका कोई कान पकड़ करके मकान मालिक बाहर कर देगा, लेकिन अगर अपने घर में रहोगे तो किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि आप तो बाहर ही नहीं बल्कि दो शब्द भी नहीं कह सकता। तो आपको इस बात को समझना होगा। और वो 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो वही पार्टी 85% की हो सकती है। तो ये 5 गुण क्या कांग्रेस और बीजेपी में है? नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो सतीश चंद्र मिश्रा के पास है, और समाजवादी पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो अखिलेश मिश्रा को, अभिषेक मिश्रा के पास है। कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ब्राह्मण चला रहा है, जिसने आपके पुरखों के साथ अन्याय अत्याचार किया, जंगल जमीन छीनने का काम किया, आपके पुरखों को प्रताड़ित किया, चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं दिया। वो लोग चला रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं। तो समाज को धोखा देने का काम हमारे समाज की पार्टियां कर रही है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण हुआ है कि आने वाले समय में हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं की जा रही है। बड़े पैमाने पर उनके साथ बलात्कार ही नहीं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, और सामूहिक बलात्कार करने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसको जिंदा जला दिया जा रहा है। जिंदा जलाने का काम किया जा रहा है। कौन कर रहा है? जो लोग कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। अरे वो बड़े हैरान कर देने वाली बात है, इस मुद्दे को वो उठा रहे हैं जिनके घर में अपनी खुद की बेटी नहीं है, अपनी पत्नी नहीं है। वो कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाया जाए बेटियों को? आपसे, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी, आसाम बापू, कौन लोग है? ये आरएसएस के कट्टर लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। मेरे भाइयों, हमें इस बात को समझना होगा। अभी नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में हमारी एक शोषित पीड़ित समाज की बेटी के साथ दरिंदगी हुई। आज वो भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हाथरस की घटना को अगर आप देखते हो तो हमारे समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि हमारे समाज की बेटी थी। 4 उच्च जाति की वर्ग के लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की और वो उसकी हड्डियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। वो बयान न दे सके, इसके लिए उसकी जीभ काट ली गई और उस बच्ची ने तड़प कर अपनी जान दे दी। तो शासन और प्रशासन के लोग बिना उसके माँ बाप को सूचित किए
जंगल में ले जाकर के उसकी लाश को जला दिया। और उन्हीं 4 परिंदों को बचाने के लिए योगी सरकार अपनी एड़ी चोटी लगा दिया कि वो उच्च जाति वर्ग के लोग बचने चाहिए। साथियों, क्या है, क्या आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? उस बच्ची के साथ घटना हुई, उस बच्ची के साथ घटना हुई, हमारे बच्ची के साथ हो सकता है, आपकी बच्ची के साथ हो सकता है। और संसद में बैठे हुए किरण खेर क्या बयानबाजी कर रही है कि रेप, हत्या और बलात्कार करना हमारी संस्कृति है। रेप, हत्या, बलात्कार करना हमारी संस्कृति है। अरे मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि अगर ये रेप, हत्या और बलात्कार करना तुम्हारी संस्कृति है तो अपनी बहन बेटियों को इनके हवाले कर दो, हवाले कर दो। जब तुझे दर्द होगा, तुझे दर्द का एहसास होगा, तुम चिल्लाओगी तब मैं पूछूंगी कि अरे तो तेरी संस्कृति है। यदि एक महिला होकर के महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ हत्या बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, बाजार मार्केट में तो दूर की बात है, और एक महिला होकर के इस तरह से बयानबाजी कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुमको संसद में बैठ करके। तो हमें इस बात को समझना होगा और समझ करके सही और गलत का निर्णय लेना होगा, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। सत्ता में न होने के बावजूद भी वो सड़क पर उतर रही है, चाहे वो प्रमोशन का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा हो, ओबीसी की जाति आधारित का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को लेकर के बहुजन मुक्ति पार्टी सड़क पर उतर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान जलाया गया, किसी ने भी बोलने का काम नहीं किया, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे भारत के 550 जिलों पर धरना प्रदर्शन किया, जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का काम किया राष्ट्रपति को कि जिन लोगों ने ऐसा घटना की उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किसी ने किया? कोई नहीं किया। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। अगर जल्दी आ जाते हो तो आगे की लाइन में रहोगे, पीछे आओगे तो पीछे की लाइन में रहोगे, लेकिन आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को इस बात को समझना होगा और समझ करके सही गलत का निर्णय लेना होगा। श्रम, रुपये, पैसा, हुनर, समय लगाना होगा और वोट ही नहीं बल्कि आपको नोट भी देना होगा। वोट ही नहीं बल्कि एक वोट और एक नोट भी देना होगा। हम उनसे सहारा नहीं लेते, उनसे भी सहारा नहीं लेते, क्योंकि जो सहारा देगा वही इशारा भी करेगा। हमें उनके सहारे की जरूरत नहीं है, हमें अपने समाज के सहारे और इशारे की जरूरत है। जो लोग अपनी संख्या के दम पर एक ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं जीत सकते, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत पर राज कर रहे हैं, तो हमें उनकी जरूरत नहीं। हम ये कहते हैं तुम जाओ अपनी संख्या के दम पर सरकार बनाओ। हमारा 85% मूल निवासी बहुजन समाज, हम उनके बीच में जाएंगे और उनसे सहारा और इशारा लेंगे, उन्हीं का सहारा होगा, उन्हीं का इशारा होगा। और साथ में आप लोग वास्तविक लीडर को चुन करके विधानसभा में पहुंचाने का काम 2022 में करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने हमें सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।